हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एमपीपीसीएस यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो 2020 की परीक्षा है प्रीलिम्स, तो वो 11 अप्रैल को होनी सुनिश्चित हुई है। देखा जाए तो हमारे पास 90 डेज भी नहीं बचते हैं पूरी तरह से। तो भाई 90 डेज नहीं है, लेकिन हमें तैयारी अपनी पूरी जोरों शोरों से करनी है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जो है ये एमपीपीसीएस हिस्ट्री के प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और अपनी तैयारी में एक बूस्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर एक एग्जाम में ये पूछा ही गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, गीता या फिर रामायण। तो जो हमारे राज्य चिन्ह पर लिखा गया है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडको उपनिषद। ठीक है, जो ये वर्ड है सत्यमेव जयते ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर उपनिषद की बात करते हैं, देखिए जो उपनिषद हैं तो टोटल नंबर्स कितने हैं इसके, यानी कि टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं? तो 108 यानी कि 108 कुल संख्या है। ठीक है, जिनमें से एक मुंडकोपनिषद है और इसमें से सत्यमेव जयते हमने वर्ड लिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। देखिए, सत्यमेव जयते का जो अर्थ होता है क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है। क्या? सत्य की जीत होती है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमिलित कीजिए। देखिए, एक तरफ जो है इवेंट्स लिखे गए हैं, दूसरे साइड जो लिखे गए हैं इनके ईयर लिखे गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा इवेंट किस ईयर में हुआ था। तो नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। ठीक है, तो ये कब हुआ था? नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कब किया था? 1739 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए का जो है 4 हो जाएगा। अगर केवल आपको ये इतना पता है तो आप इसका आंसर आराम से लगा लेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में जो है ए ऑप्शन का जो मतलब मैचिंग दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दूसरे इवेंट। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पहली लड़ाई हुई थी कब हुई थी? देखिए, अगर हम देखें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो पहली लड़ाई हुई थी तो हम इसे जानते हैं किस नाम से? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था ये? तो भाई ये हुआ था 1526 ईस्वी में। हेमू और अकबर के बीच में युद्ध यानी पानीपत का सेकंड युद्ध, ये कब हुआ? तो भाई ये हुआ था 1556 ईस्वी में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ था यानी पानीपत का तीसरा युद्ध, कब हुआ ये? 1761 में हुआ था। देखिए, जो पानीपत के बैटल्स हैं तीनों ही बैटल इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए ये किस ईयर में हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो भाई जो सिख हैं उनके अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, जो गुरु गोविंद सिख है ये सिखों के अंतिम गुरु थे। ठीक है, अंतिम गुरु थे और अंतिम में भी कौन से? 10वें गुरु। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सिखों के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1699 यानी कि 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। और जो ये गुरु गद्दी होती थी सिखों में, जो गुरु गद्दी होती थी कि भाई प्रथम गुरु ये हैं, उसके उत्तराधिकारी ये हैं, इस प्रथा को इन्होंने खत्म किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। अगर गुरु अर्जन देव की बात की जाए तो हालांकि इनका नाम गुरु अर्जन देव है। क्या है इनका नाम? अर्जन देव। ठीक है, लेकिन कभी कभी किताबों में अर्जुन देव भी मिलता है। तो भाई ये कौन से नंबर के सिख गुरु थे? 5वें नंबर के। ठीक है, 5th सिख गुरु थे कौन? गुरु अर्जुन देव। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्होंने ही आदि ग्रंथ जो होता है सिखों का बहुत ही होली एक ग्रंथ होता है, तो उसका संकलन किया था गुरु अर्जन देव ने। ठीक है, और इनकी जो हत्या कराई थी तो किसने कराई थी? जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर ने। गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं तो ये 9th नंबर के जो है सिख गुरु थे, 9वें सिख गुरु थे और इनकी हत्या कराई थी किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने। जहां पर इनकी हत्या कराई गई थी
आज भी दिल्ली में वहां पर शीशगंज, ठीक है, गुरुद्वारा है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो ऐसा कौन सा बैटल था, कौन सा वार था जिसने भारत में जो ब्रिटिशर्स थे उनका प्रभुत्व कायम किया, यानी कि उनकी सत्ता स्थापित की? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, या फिर सन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध था जिसमें ब्रिटिशर्स की सत्ता भारत पर कायम हो गई थी। किस ईयर में हुआ था? तो बता दूं 23 जून 1757 में यह युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो भाई सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे, लॉर्ड क्लाइव, और जो सिराजुद्दौला थे ये बंगाल के नवाब थे। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बेसिकली जगह का नाम ही प्लासी है। कहाँ पर है ये जगह? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में ये जगह है, मुर्शिदाबाद के पास। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद के पास में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच तथा कब चली? तो हमें बताना है जो पहली रेलवे लाइन थी भारत में कब चली और किन दो स्थानों के बीच में चली थी। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एमपीपीसीएस परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं ये प्रीवियस ईयर्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था कि जो पहली रेलवे लाइन थी वो बंबई और थाने के बीच में, ठीक है, स्टार्ट हुई थी और किस ईयर में? 1853 यानी कि 1853 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस वायसराय के काल में जो ये ट्रेन थी, ये जो भारत की पहली रेलवे लाइन थी ये चली थी, मतलब तो भाई कब किस वायसराय के काल में? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, ठीक है। हमें मैचिंग करनी है। एक तरफ जो है ये समाज यानी कि एक तरह संस्थाएं दी गई हैं, इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके जो संस्थापन ईयर हैं यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जब उनका हुआ तो वो ईयर मैचिंग करने हैं। देखिए जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी? बिल्कुल 1867 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। कहीं कहीं पर 1896 भी मिलता है, तो आप दोनों को ही ध्यान में रखेंगे। 1896 भी हो सकता है, 1897 भी हो सकता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1872। और ये है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जिसे हम AMU भी कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी स्थापना भी 1875 में ही हुई थी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इसी प्रकार से कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया या फिर सती प्रथा को निषेध किया? तो किसने किया था भाई? विलियम बेंटिंक ने किया था। और कब किया था? 1829 में, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। बिल्कुल सही है ये। 1856 में ये एक्ट लाया गया था और तब जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? डलहौजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है, 1875 में की गई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी कहाँ पर हुई थी भाई? ये बंबई में हुई थी, ठीक है। जो दयानंद सरस्वती हैं इनका जो मूल नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मूल नाम मूल शंकर। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बता दूं कि जो सती प्रथा को अंत किया था किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये किसके प्रयासों पर सती प्रथा का अंत हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों पर, इनके जो एफर्ट्स थे उन्हीं के आधार पर सती प्रथा को निषेध किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो 1920 में प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन, तो ये वापस क्यों लिया गया? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चोरी चोरा गांव में सत्याग्रहियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है, कहीं कहीं पर ये आपको जो संख्या है पुलिसकर्मियों की 21 भी मिलती है। ठीक है, 21 या 22 जो भी। तो जो मैं बता दूं आपको, जो चोरी चोरा गांव है कहाँ पर है ये? तो गोरखपुर जिले में पड़ता है, आज के गोरखपुर जिला। ठीक है, कहाँ पर आता है गोरखपुर जिला? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आता है, उसका एक जिला है। ये घटना कब हुई थी? चोरा गांव की जो घटना हुई थी कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और जिसको आधार मान करके जो गांधी जी थे उन्होंने 12 फरवरी 1922 को जो ये असहयोग आंदोलन था इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, स्थगित कर दिया था एक तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? एक मैंने 5 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। 5 मिनट में आपके सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सब क्लियर हो जाएंगे, एक बार देखिएगा जरूर उसके। तो बताना है हमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? WC बनर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन है। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कहाँ की गई थी? बंबई में की गई थी। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। कौन? A.O. ह्यूम। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वायसराय कौन था? तो मैं बता दूं, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन तब कौन थे भाई? वायसराय थे इंडिया के। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी MPPCS में 3-4 बार पूछा गया है। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा इन चारों में से कौन सा होगा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। कब की थी? 1906 1906 में की थी। और 1906 में गांधी जी कहाँ थे? तो भाई दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो आप इस बात से भी ध्यान लगा सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं कि जो फिनिक्स फार्म की स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी? दक्षिण अफ्रीका। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देती हूँ मैं आपको, 1906 में ही एक और फार्म की स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा। क्या नाम था इसका? टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है, और ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही स्थापित किया गया था। वहीं से गांधी जी ने नवजीवन नाम का एक न्यूज़पेपर था, नवजीवन। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, नवजीवन और यंग इंडिया, दोनों न्यूज़पेपर गांधी जी ने स्टार्ट किए थे साउथ अफ्रीका से ही। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? देखो, जो कांग्रेस का 1916 यानी कि 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसे हम लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? तो भाई मैं बता देती हूँ आपको सबसे पहले कि इसमें एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आए थे। ठीक है, साथ ही कांग्रेस 1907 में 2 गुटों में मतलब बट गई थी, गरम दल और नरम दल। ठीक है, कौन कौन से? गरम दल और नरम दल। तो दोनों का मिलाप हुआ था इसी अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। तो 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से ये जो सेशन था लखनऊ अधिवेशन ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या दूरगामी परिणाम लिया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग यहाँ पर स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी की, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया था, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका आंसर आप बिल्कुल दे दोगे फटाफट से। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, गौतम बुद्ध,
चंद्रगुप्त या फिर कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाता है, अशोक ने ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। बात आती है कि सांची नाम की जो जगह है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में एक जिला है, कौन सा, रायसेन। ठीक है, रायसेन जिला में पड़ती है सांची नाम की जगह, जहां पर स्तूप बनवाया था किसने, अशोक ने बनवाया था। भाई जहां पर सांची का स्तूप बनाए गए हैं तो तीन स्तूप हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा स्तूप है उसको कहा जाता है क्या, महास्तूप। क्या कहा जाता है, महास्तूप। ठीक है, इसी का निर्माण करवाया था अशोका ने। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, बंगाल, उड़ीसा, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो जगन्नाथ मंदिर है कहाँ पर है, ये उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में है। और अगर हम जिले की बात करें तो किस जिले में पड़ता है, तो ये पुरी जिले में पड़ता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो पुरी की जगन्नाथ मंदिर यात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो पुरी जिले में पड़ता है जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा में 2 इंपॉर्टेंट जगह और है, कौन कौन सी, तो भाई एक है कोणार्क मंदिर, जिसे हम सन टेम्पल भी कहते हैं, और दूसरा है लिंगराज मंदिर। कौन सा, लिंगराज मंदिर। ये दोनों जगह मतलब दोनों टेम्पल कहाँ पर हैं, तो ये उड़ीसा में भुवनेश्वर, कौन सा, भुवनेश्वर जिले में आती हैं। दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर डेट की बात की जाए तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। कहाँ से चला था ये, लिस्बन से, और हम सभी जानते हैं लिस्बन जो है पुर्तगालियों की राजधानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए भाई देखते हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, ये तो बिल्कुल सही है। जो एनी बेसेंट थी ये थियोसोफिस्ट थी, और इन्होंने ज्वाइन किया था जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी 1886 में। ठीक है, अगला ऑप्शन है थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये भी बिल्कुल सही है। मद्रास की जो पर्टिकुलर जगह है अडियार, वहां पर इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया गया था 1886 में ही। हालांकि जो ये थियोसोफिकल सोसाइटी थी इसकी स्थापना कब की गई थी, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1875 में की थी, और बंबई में ही की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, गांधीनगर में नहीं, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, तो किस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जब गांधी जी की डेथ हो गई थी, कब हुई थी इनकी डेथ, 31 जनवरी 1948 यानी कि 1948 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। और एक और मैं पते की बात आपको बता दूं कि जब इनकी डेथ हुई थी गांधी जी की, तो पूरे विश्व ने, किसने, पूरे विश्व ने केवल रूस को छोड़ करके, किसको, रूस को छोड़ करके विश्व, और साथ ही साथ यूएनओ, हम सभी जानते हैं यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी संस्था है, और पूरे विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी ने गांधी जी की मृत्यु पर अपने देश के मतलब झंडे झुका दिए थे। ठीक है, उनको सम्मान देने के लिए। साथ ही साथ यूएनओ ने भी ऐसा किया था, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया था। रूस को तब क्या था, बिल्कुल सोवियत संघ कहा जाता था रूस को तब। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रही है। अध्यक्षा पूछी है सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट। इन चारों में से एनी बेसेंट जो है इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या की है, अध्यक्षता की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा हमारा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कब अध्यक्षता करी थी। 1917 का अधिवेशन था, और जिसे हम कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं। किसके, कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं, एनी बेसेंट। जो सुचेता कृपलानी है
तो भाई जो सुचेता कृपलानी है ये हमारे स्वतंत्र भारत की पहली मुख्यमंत्री हुई थी, मतलब किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री हुई थी सुचेता कृपलानी। अरुणा आसफ अली का जो नाम है वो जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो आंदोलन हुआ था उससे जुड़ा हुआ इनका नाम। विजय लक्ष्मी पंडित, तो भाई ये जो है विजय लक्ष्मी पंडित, ये नेहरू जी की सिस्टर थी, साथ ही साथ ये पहली महिला सदस्य थी जो कि मतलब यूएनओ में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए नारा दिया गया है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। किसका कथन है ये? बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, ये नारा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने जब होम रूल लीग आंदोलन स्टार्टिंग की थी तब ये नारा दिया था या कथन कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक एक और वजह से फेमस थे, ये गरम दल से आते थे, ठीक है। गरम दल की एक तिकड़ी कही जाती है लाल, बाल और पाल, जिसमें लाल से होते हैं लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन पॉल, ठीक है। ये गरम दल की तिकड़ी होती है। तो कई बार ये भी पूछा गया है कि लाल बाल पाल ये इनका मतलब पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? देखो ब्रिटिश काल में हमें बताना है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, कलकत्ता राजधानी थी। देखिए जब 1911 में क्या होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, दिल्ली दरबार। और यह आयोजन क्यों किया गया था? क्योंकि जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज फिफ्थ, इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज फिफ्थ और साथ ही महारानी थी कौन सी? महारानी मैरी। इनके ये भारत विजिट कर रहे थे, तो इसी उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जो जॉर्ज फिफ्थ थे जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने एक तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, साथ ही साथ जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी थी। कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष में घोषित किया गया था, ठीक है, डिक्लेयर कब किया गया था? 1911 में। लेकिन इसको ट्रांसफर कब किया गया, यानी कि स्थानांतरित कब किया गया? 1912 में। तो आप ध्यान रखिएगा दोनों के बीच में डिफरेंस, एक में घोषित है और एक में स्थानांतरित है, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BHU भी कह देते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, यानी कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। तो इसके संस्थापक कौन थे? मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी इसके संस्थापक थे। देखो अभी हमने एनी बेसेंट के बारे में पढ़ा था। एनी बेसेंट जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक मेंबर थी और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर आयरलैंड के बेस पर होम रूल लीग आंदोलन की स्टार्टिंग की थी, ठीक है। एनी बेसेंट ने 1916 में एक बनारस में एक स्कूल की स्थापना की थी। क्या नाम था इसका? इसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसका नाम था। तो इसी जो ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज था बनारस में, इसी पर नींव रखी थी किसने? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। इसको नाम दिया था बनारस हिंदू कॉलेज का, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बारे में पूछते हैं तो आपको एनी बेसेंट इसका सही आंसर चुनना पड़ेगा। अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में पूछते हैं तो मालवीय जी आपको सही आंसर करना पड़ेगा। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? स्वघोषित मतलब जिसने खुद को ही डिक्लेयर कर दिया हो, खुद से डिक्लेयर किया हो। तो एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? द्रोणाचार्य का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हम सभी जानते हैं कि एकलव्य ने जब द्रोणाचार्य से मिले थे तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैंने तो अर्जुन को डिक्लेयर कर दिया है कि इस जो धरती है, पृथ्वी है, उस पर धनुर्धर जो है वो कौन है? अर्जुन है, लेकिन एकलव्य तो उससे भी ज्यादा महान है। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया कि दक्षिणा में इनका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था और इन्होंने अपना दाहिने हाथ का अंगूठा जो था वो काट कर दे दिया। और हम सभी जानते हैं अगर हमारा दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं होगा तो हम अच्छी तरह से तीर नहीं चला पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय में बना था? तो एलोरा का जो विख्यात मंदिर है, जिसे हम कैलाश मंदिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कैलाश मंदिर। तो ये किस डायनेस्टी के समय बना था? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा राष्ट्रकूट। ठीक है, तब राष्ट्रकूट के शासन में बना था एलोरा का जो कैलाश मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो ये एलोरा का कैलाश मंदिर है ये किस शासक के काल में बना था? तो राष्ट्रकूट तो राजवंश हो गया, यानी कि डायनेस्टी होगी। तब यहाँ पर रूल था किसका? तो कृष्ण फर्स्ट का। किसका? कृष्ण का यहाँ पर रूल था। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? बुंदेला, चंदेल, मुगल या फिर सिंधिया? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बुंदेला। ठीक है, बुंदेला वंश के शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। उस पर्टिकुलर शासक का क्या नाम है? छत्रसाल। ठीक है, ये बुंदेला वंश के शासक थे। कौन? छत्रसाल बुंदेला। तो औरंगजेब ने इनको मनसब प्रदान किया था। औरंगजेब ने तो 4000 का मनसब इनको प्रदान किया था। उसके बाद में इन्होंने जो बुंदेलखंड की राजधानी है वो किसको बनाया? ओरछा को बनाया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है वो सही हो जाएगा। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो रामकिशन परमहंस, M.N. दासगुप्ता, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी रंगनाथानंद? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा होगा? स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। किस ईयर में की थी? तो 1896 में इसकी स्थापना की गई थी। कहीं कहीं पर आपको 97 में मिल जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो स्थापना की गई थी कहाँ पर की गई थी? बेल्लूर में की गई थी। बेल्लूर इनका हेडक्वार्टर भी है रामकिशन मिशन का। कहाँ पर है भाई ये जगह? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये जगह है। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो यहाँ पर हमें बताना है, जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने भारत की स्वतंत्रता का पहली बार कब प्रस्ताव पारित किया गया था? 1927, 1915, 1942 या फिर 1935 को? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 1927 को। ठीक है, 1927 का जो अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव पारित किया था। 1928 का जो अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस ने अपनी मांग बना ली थी। ठीक है, क्या डिमांड बना ली थी? कि भारत की हमें स्वतंत्रता चाहिए, और इन्होंने डिक्लेयर किया था, मतलब जो 1928 का जो सेशन हुआ था, कि हमें 1 वर्ष के अंदर भारत का एक डोमिनियन स्तर चाहिए। ठीक है, डोमिनियन का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी? बेसिकली ये पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 1942 में, जुलाई 1942 में, जनवरी 1942 में या फिर अक्टूबर 1942 में? ठीक है, देखो आप 4 ऑप्शन में देख सकते हो कि ईयर आपको सेम दिए गए हैं 1942, लेकिन आपको मंथ जो है उसमें घुमा दिया गया है। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो भाई बम्बई, जो कि आज का मुंबई है, वहाँ पर एक ग्वालिया टैंक मैदान है। कौन सा? ग्वालिया टैंक मैदान, यहाँ से स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब गांधी जी ने एक नारा दिया था। ठीक है, कौन सा नारा था वो? करो या मरो। करो या मरो का नारा था, ये गांधी जी ने दिया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीसीएस में, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, कि भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया था? ठीक है, तो हमारा दिमाग में ही स्टक करता है कि ये गांधी जी ने दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत छोड़ो का जो नारा था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? जनरल कैली, लॉर्ड लिनलिथगो, जनरल बुश फ्रांसिस या फिर जनरल डायर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। जनरल डायर के मतलब आदेश पर जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई थी निहत्थे और निरीह लोगों पर। ठीक है, ये हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, तो ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1932
19 को यह हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर के कहने पर अंग्रेज जो सैनिक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि भारत के लोग थे वहाँ पर क्या कर रहे थे, अमृतसर में बेसिकली ये जलियांवाला बाग है, वहाँ पर उन पर गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, कुशीनगर या फिर बोध गया। तो इन चारों में से हमें बताना है। बेसिकली पहले तो हमें सबसे पहले ये इस टर्म के बारे में जानना है कि महापरिनिर्वाण ये बौद्ध साहित्य में किसके लिए दिया गया शब्द है। तो महापरिनिर्वाण कहा गया है बुद्ध की मृत्यु को। ठीक है, महापरिनिर्वाण उसको कहा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो भाई ये कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कुशीनगर बेसिकली कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था, ये आज नेपाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम बोध गया की बात करते हैं तो बोध गया में जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ज्ञान प्राप्ति की थी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इनको। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध से रिलेटेड कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? तो भाई वो कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। और इस इवेंट को यानी कि उनका पहला उपदेश उसको क्या कहा गया? तो उसको कहा गया धम्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो क्वेश्चन कलेक्शन है वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।